आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं। जो साइंस के बुक में आपका चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। कहीं कहीं इसी को लिखा जाता है अम्ल, भस्म एवं लवण। इसी की पार्ट नंबर 3 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे और आज के पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो भस्म के गुण को बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भस्म का क्या क्या गुण होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। इसके बाद अम्ल और भस्म में क्या अंतर है उसको जानेंगे। उसके बाद भस्म और क्षार में क्या अंतर है वो भी जानेंगे। उसके बाद 2-3 को छोटा छोटा पॉइंट है वो भी जानेंगे। ठीक है, इसके पहले के पार्ट में हम लोग अम्ल, अम्ल के प्रकार, अम्ल का गुण, भस्म, भस्म के प्रकार, ये सब हम लोग जान चुके हैं ना। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हो तो आप क्या कर सकते हो, वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप जल्दी से क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे होगा क्या ना कि आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लेना तो आपको अच्छा खासा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ले लिए। अब हम इसको क्या करेंगे समझाएंगे। तो चलिए इसको समझाना हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान से इसको क्या कीजिएगा समझिएगा और मेरे साथ साथ आप बोलने की भी कोशिश कीजिएगा तो आप जल्दी से इसको सीख पाओगे, जल्दी से पकड़ पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले पढ़ना है भस्म के गुण। भस्म के क्या क्या गुण होते हैं तो हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि भस्म जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। सबसे पहला गुण यही है, भस्म स्वाद में क्या होता है जी, कड़वा होता है। आया, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करने का काम करता है। इसके बाद जो है भस्म जल में घोलकर क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। भस्म जो है जल में घोलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कुछ भस्म क्या होता है तो विषैला होता है और संक्षारक होता है। कुछ भस्म जो होता है वो विषैला होता है और संक्षारक। विषैला मतलब जहरीला, मतलब हमारे लिए हानिकारक होता है। कुछ ऐसे भी भस्म होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और संक्षारक, संक्षारक का मतलब भी वही है जिसका मतलब जैसे हम भस्म को या एसिड को, अम्ल को हाथ पे गिराते हैं तो क्या होता है, हाथ जल नहीं जाता है, तो उसी को बोलते हैं संक्षारक। आया, आगे करा कि भस्म जो है अम्ल को उदासीन करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। भस्म जो है अम्ल को उदासीन करके लवण तथा जल बनाता है। इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई पूछेगा बताइए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो भस्म अम्ल को उदासीन करके लवण तथा जल बनाता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, भस्म छूने में कैसा लगता है, साबुन की तरह चिकना होता है। भस्म छूने में साबुन की तरह क्या होता है, चिकना होता है। और भी इसका क्या है प्रॉपर्टी से गुण है। जैसे क्या होता है भस्म का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक। वो तो हम यहाँ पर लिखे नहीं है, आप चाहो तो वो पॉइंट ऐड कर लो, अब कर ही लो ऐड। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। 7वां पॉइंट क्या बोल रहे हैं, 7वां पॉइंट हम बोल रहे हैं कि भस्म का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। लिख लोगे, भस्म का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, मतलब उससे करंट पास करेगा। उससे करंट क्या होगा, पास करेगा। ये था आपका भस्म का गुण। क्या क्या था, तो भस्म स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, छूने में साबुन की तरह चिकना होता है। तीसरा, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। चौथा, जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। पांचवा, कुछ ऐसे भी भस्म होते हैं जो विषैले होते हैं और संक्षारक होते हैं। ठीक है, और छठा क्या है तो लवण और जल देता है। कब, जल ये अम्ल से अभिक्रिया करके। भस्म जो है अम्ल से अभिक्रिया करके अम्ल को उदासीन करके लवण तथा जल देता है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि इसका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। एक पॉइंट ये भी बोल सकते हो इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो ढेर सारा पॉइंट है, आप जितना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे है कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। क्षारक को ही बोलते हैं भस्म। यहाँ पर बोले थे ना कि यहाँ पर कहेंगे भस्म लिखा मिलेगा आपको, तो अम्ल और भस्म में क्या अंतर है, अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। बहुत ही इजी इसका आंसर है। बस जो हम आपको अम्ल में बताए थे और क्षारक में बताए थे वही दोनों बात यहाँ फिर से बताने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट, अम्ल का स्वाद कैसा था, खट्टा। जो भी चीज खट्टा लगता है समझो उसमें क्या है, अम्ल है। और भस्म का स्वाद कैसा था, कड़वा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। कौन, अम्ल।
आम्ल जो है नीले लिक्विड पत्र को लाल करता है, और भस्म जो है लाल लिक्विड पत्र को क्या करता है, नीला। उल्टा है ना, उल्टा क्या नहीं किया, आम्ल नीले लिक्विड पत्र को लाल करता है और भस्म लाल लिक्विड पत्र को नीला करता है। आगे आम्ल जो है मेथिल ऑरेंज को लाल करता है, आम्ल जो है मेथिल ऑरेंज को क्या करता है, लाल करता है, और क्षारक जो है मेथिल ऑरेंज को क्या करता है, पीला करता है। क्षारक यानी भस्म जो है मेथिल ऑरेंज को क्या करने का काम करता है, पीला करने का काम करता है। आम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन लेता है, और भस्म जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन लेता है। ठीक है, आम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इजी है ना, आम्ल का पीएच मान 7 से कम, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक। अब आपका मन में सवाल आ रहा होगा, सर पीएच क्या होता है? तो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, अगले पार्ट में बताएंगे कि पीएच क्या होता है। बस अभी आप याद रखो, आम्ल का पीएच मान 7 से कम, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक। आम्ल जो है क्षारक को उदासीन करता है, और भस्म जो है वो आम्ल को उदासीन करता है। तो ये याद हो जाएगा, आम्ल और क्षारक में अंतर, आम्ल भस्म में अंतर, ये आप लिख लोगे, और लिख करके ऐसे क्या कर लोगे, याद कर लोगे। कोई दिक्कत? चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। तो हम पिछले पार्ट में बताए थे कि क्षारक और क्षार में बस थोड़ा सा अंतर है, लगभग सेम चीज है, बस थोड़ा सा का अंतर हो जाता है। क्या थोड़ा सा अंतर होता है? तो ये देखिए, जितने भी क्षारक है जल में विलय नहीं होते, मतलब सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी क्षार है वो जल में विलय होते हैं। आया समझना? दूसरी बात, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्या होता है, क्षारक होता है। मतलब सभी जो क्षार है वो क्षारक होता है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। आया कोई दिक्कत? बस यही आपको दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेना है। अब इसके बाद बताएंगे विद्युत अपघट्य, बहुत इजी है। विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? तो वैसे यौगिक जिसका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, मतलब विद्युत का संचालन करता है, विद्युत का संचालन करता है, उसको बोलेंगे विद्युत अपघट्य। याद हो गया? वैसे यौगिक जिसका जलीय विलयन, ध्यान से सुनिए, मेरे साथ दोहराइए, वैसे यौगिक जिसका जलीय विलयन क्या होता है, तो विद्युत का संचालन करता है। वैसे यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, मतलब उसका सुचालक होता है, तो उसको बोलेंगे विद्युत अपघट्य। जितना भी आम्ल है, भस्म है या लवण है, इसका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। आम्ल, भस्म, लवण, इसका ये जलीय विलयन जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब विद्युत अपघट्य होता है। आया? अब एक विद्युत अनअपघट्य, जस्ट उसको उल्टा। विद्युत अपघट्य में क्या होता है कि वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, संचालन करता है, इसमें बोलेंगे वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता। याद हो गया? वैसे यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करता, उसको बोलेंगे विद्युत अनअपघट्य। संचालन नहीं करेगा, उसको बोलेंगे विद्युत अनअपघट्य। जैसे में अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब क्या हो गया, तो ये सब क्या है, विद्युत अनअपघट्य। क्यों? क्योंकि जल में घुलकर ये आयन नहीं देता है, जल में घुलकर आयन प्रदान नहीं करता, और जब आयन निकलेगा ही नहीं तो विद्युत का संचालन करेगा, नहीं करेगा। आयन के बिना विद्युत का संचालन नहीं कर सकता। आया समझ में नहीं आया? तो ये क्या हो गया, विद्युत अनअपघट्य। ये भी पूछा जाता है, बताइए एल्कोहल जो हुआ, यूरिया जो हुआ, ग्लूकोज जो हुआ, वो विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते? इसका आंसर आप यहां से लिखना कि अल्कोहल, यूरिया या ग्लूकोज जो है जल में घुलकर आयन नहीं प्रदान करता, जल में घुलकर आयन नहीं देता है, इसलिए ये क्या होता है, विद्युत का संचालन नहीं करता। याद हुआ? ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए ग्लूकोज जो है जल ये विद्युत का संचालन क्यों नहीं करता? तो ग्लूकोज हो गया या यूरिया हो गया या अल्कोहल हो गया, वो जल में घुलकर आयन प्रदान नहीं करता, इसलिए ये विद्युत का संचालन नहीं करता, इसलिए विद्युत अनअपघट्य है। आ गया? उसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है कि जो आम्ल है, भस्म है, लवण है, वो विद्युत अपघट्य कैसे है, ये विद्युत का संचालन कैसे करता है? तो इसका आंसर है कि जितने भी आम्ल है, भस्म है, लवण है, जल में घुलकर क्या करता है, आयन प्रदान करता है, जल में घुलकर आयन प्रदान करता है, जल में घुलकर क्या करेगा, आयन प्रदान करता है, ठीक है ना। इसी के कारण क्या करता है, यह विद्युत का संचालन कर पाता है, इसलिए क्या है, विद्युत अपघट्य।
आया समझे ना, मतलब आम्ल भस्म लवण है ना, जब उसको जल में घोला दीजिएगा ना तो उस आयनों में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? आयनों में। और यही आयन क्या करता है? करंट को प्रवाहित करता है, करंट को प्रवाहित करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। इसलिए ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, इसका जलीय विलयन। आया समझे ना, कोई दिक्कत? अब ये जो आम्ल भस्म लवण जल में घुलकर आयनों में जो टूटता है ना, इस क्रिया को बोलते हैं आयनन। उसको क्या बोलते हैं? आयनन। ठीक ना, मतलब जितने भी विद्युत अपघट्य हैं, जितने भी विद्युत अपघट्य हैं, जल में घुलकर क्या करते हैं? आयनों में टूटते हैं, तो उसी को बोलते हैं आयनन। पूछेगा बताइए आयनन किसे कहा जाता है? तो जितने भी विद्युत अपघट्य हैं जल में घुलकर आयनों में जो टूटते हैं, उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? आयनन। आ गया समझ में? तो भस्म का गुण समझ आ गया। आम्ल और क्षारक में, आम्ल और भस्म में क्या अंतर है समझ आ गया। क्षारक और क्षार में क्या अंतर है वो भी समझ में आपको आ गया होगा। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, अनअपघट्य किसे कहते हैं? यूरिया हो गया, एल्कोहल, ग्लूकोज, वो विद्युत का संचालन क्यों नहीं करता? आम्ल, भस्म, लवण, इसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है? इसका आंसर भी आपको पता चल गया ना। तो ऐसा पूछा जाएगा, आप इसको अलग से लिख लो क्वेश्चन बनाकर। जो हम बताए ना कि आम्ल, भस्म, लवण विद्युत का संचालन क्यों करते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और यूरिया, ग्लूकोज, एल्कोहल विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते हैं, तो उसका आंसर आप यहां से लिख लोगे। तो यही था आपका आज का टॉपिक, आज का वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में। और पार्ट नंबर 4 में हम आपको क्या बताएंगे? तो पीएच मान बताएंगे। क्या बताएंगे? यही वाला पीएच मान बताएंगे। और उसके बाद बताएंगे सूचक। क्या बताएंगे? सूचक। सूचक और पीएच मान हम आपको बताएंगे पार्ट नंबर 4 में। तो आज के इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं इसी का अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।